जय हिंद मेरे दोस्तों। आज पुनः हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी के मन में जो प्रश्न होगा कि हम लोग 2-3 दिन से गैपिंग कहाँ थे, तो आप लोग को बता दें कि 2-3 दिन हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे जो कि उपस्थित हो जाए, अपने जो क्लास है उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन अपना भी कुछ पर्सनल पढ़ना होता है जिसके कारण जो है कि हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जितना भी कंटेंट आप लोग को मिल रहा है 1-2 दिन गैपिंग हो जाता है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और आप लोग को जितना कंटेंट अभी तक मिल चुका है, बस आप लोग अगर उस पर कमांड है तो आपका क्वेश्चन आराम से टच हो जाएगा। तो आज आप लोग को जो यह क्लास मिलने वाला है, यह क्लास आपको लगभग हर एक सब्जेक्ट का एक ही वीडियो मिलने वाला है। यानी कि आपको करंट अफेयर्स हो, साइंस हो, आपको जीके हो या जो भी विविध वगैरह प्रश्न हो, आपको टोटल जो है कि इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। यानी पूरा एक मिक्स के तरह आप लोग को यह कंटेंट आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट। आगे बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और आ चुका है, चाहे ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो या फिर आरपीएफ हो या फिर आपका बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो। बिहार दरोगा लगभग 3000 के आसपास का घोषणा शायद आगे होने वाला है, जैसा हमको लग रहा है। कम से कम तो 2000 तो सब बोल रहा है, लेकिन इस बार हमको लग रहा है 3000 पक्का आएगा, नहीं देख लीजिएगा आप। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल क्वाइट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट है कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ मेहनत कीजिए, लगातार हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे। अब बहुत गैपिंग हो गया, लेकिन थोड़ा सा जो है कि हम लोग जो है कि अपने सब्जेक्ट में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गए थे। खैर कोई बात नहीं। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आज में आपको सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर से रूबरू कराते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा। आप लोग को बताना है कि वर्तमान समय में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के महानिदेशक कौन बने हैं। तो एनटीपीसी के जो महानिदेशक बने हैं वो रविंद्र कुमार बने हैं। कौन बने हैं? रविंद्र कुमार। एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं? रविंद्र कुमार। कौन बने हैं? रविंद्र कुमार। एनटीपीसी के निदेशक कौन बने हैं? रविंद्र कुमार बने हैं, याद रखिएगा। कौन बने हैं? रविंद्र कुमार बने हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है। तो ओ से ओएनजीसी, ओ से अरुण कुमार, ओ से ओएनजीसी, ओ से अरुण कुमार, ओ से ओएनजीसी, ओ से अरुण कुमार, याद रखिएगा। और ओएनजीसी का स्थापना 1956 में हुआ है। और याद रखिएगा आपका एनटीपीसी जो पहले बताए रविंद्र कुमार, एनटीपीसी का इसका स्थापना 1975 में हुआ है। कब हुआ है? 1975, 1975 में, जिस साल माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल का वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो आपको जुगाड़ देते हैं, नहीं कहते हैं कि अगर आपको कोई भी वस्तु जो कि आपका सूर्य के प्रकाश में होता है, उसको सेल करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे आप सब्जी उगाते होंगे खेत में या कोई फसल लगाते होंगे, तो आपको उस पर क्या होता होगा? प्रकाश की आवश्यकता होती होगी। किसकी आवश्यकता होती होगी? प्रकाश की आवश्यकता होती होगी। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई वस्तु को सेल करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो याद रख लीजिएगा सेल का महानिदेशक कौन है। तो प्रकाश जिस ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा। तो याद रखिएगा सेल के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो याद रखिएगा अमरेंदु प्रकाश है। कौन है? अमरेंदु प्रकाश है। सेल के महानिदेशक कौन है? अमरेंदु प्रकाश है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कौन है? अमरेंदु प्रकाश। कौन है? अमरेंदु प्रकाश। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग को एक मोटिवेशनल क्वाइट फिर से एनर्जी के लिए बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, दुनिया के हर कदमों पे आपको सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो आप लोग जिस तरह से अभी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग आंख कान बंद करके आप मेहनत कीजिए।
दुनियादारी से आपको बिल्कुल नहीं कोई आपको वार्तालाप करना है। बस आप आंख कान बंद करके मेहनत कीजिए, आप टारगेट के पीछे जाइए, और जिस दिन आप टारगेट अचीव कर लीजिएगा पूरी दुनिया जो है कि आपके पीछे लाइन लग जाएगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बताइएगा कि वर्तमान में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? OIL। अब देखिएगा इसमें जुगाड़ से आप कैसे याद रखिएगा। आप लोग कहीं जाते होंगे यात्रा पे, क्या करने के लिए जाते होंगे? यात्रा पे। अब पहले जमाने के लोग जो यात्रा पे जाते थे रथ से जाते थे कि नहीं जाते थे? रथ से। और रथ पे जो जाते थे उसमें जो है कि ऑयल डाल के जाते थे। क्या डाल के? ऑयल डाल के। यानी रथ पर चलने के लिए ऑयल चाहिए। तो याद रखिएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो महानिदेशक है वह रथ है। क्या है? रथ करके जिस ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा। इससे पहले बताया आपको सेल, यानी कि सेल अगर किसी वस्तु का करना है तो आपको प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, याद रखिएगा। वहीं एनटीपीसी के महानिदेशक क्या बताएं? तो आप लोग याद रखिएगा रविंद्र कुमार। एनटीपीसी के महानिदेशक कौन बताए हैं? रविंद्र कुमार, याद रखिएगा। वहीं ओ से ONGC, ओ से अरुण कुमार, ओ से ONGC, ओ से अरुण कुमार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि BSNL के निदेशक कौन है? BSNL, यह क्वेश्चन आगे एग्जाम में आएगा, क्योंकि BSNL की ओर जो है कि अभी पूरी इंडिया भाग रही है। BSNL जब जियो प्लान अपना महंगा कर दिया है तो सब BSNL की ओर भाग रहा है, जो कि भारत सरकार का एक सरकारी लिमिटेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा BSNL, जिसका स्थापना 2000 में हुआ था। तो BSNL जो है पुराने ज़माने में जो है कि बहुत सस्ता था। गांव में किसी एक के यहाँ रहता था और सब जाते थे उसके यहाँ बात करने के लिए कि फलना जगह से आपका फ़ोन आया है। लेकिन अब क्या हुआ है कि कुछ दिन के बाद जियो जो है कि BSNL को पीछे छोड़ दिया और जियो आगे आ गया। हम लोग जियो फ़ोन यूज करते हैं, मतलब जियो का सिम यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही हाल ही के दिनों में जियो ने अपना प्लान महंगा कर दिया तो हम लोग पुनः BSNL की ओर जाने लगे। किसके ओर जाने लगे? BSNL की ओर जाने लगे। ध्यान रखिएगा, आपको हम बता रहे हैं BSNL के महानिदेशक, याद करवा देंगे, भूलिएगा नहीं, हम कंफर्म हम आपको याद करवाएंगे। भूल के दिखाइए आप कैसे भूल के दिखते हैं, भूल ही नहीं पाइएगा जितना जुगाड़ आपको दे देंगे, पूरा जमीनी स्तर का जुगाड़ दे रहे हैं। तो देखिएगा जैसे आपका प्लान महंगा हुआ तो आपके पापा जी बोले कि अब जियो नहीं चलाना है, अब BSNL चलाओ। कौन बोल रहे हैं? पापा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? पापा। तो याद रखिएगा जिस ऑप्शन में पापा करके रहेगा पुआका पापा, तो आप मारिएगा BSNL, यानी कि अब पापा हमको सलाह दे रहे हैं BSNL सिम चलाने का। कौन सा सिम चलाने का? BSNL सिम। तो याद रख लीजिएगा BSNL के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो सुधाकर राव पापा, सुधाकर राव पापा, सुधाकर राव पापा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो आपको पता है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो संबित पात्रा है। आप लोग डिबेट सुनते होंगे चैनल पे, न्यूज चैनल पे। तो याद रखिएगा कि मोदी जी जहाँ जहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं वहाँ वहाँ संबित पात्रा भी जाते हैं। जो न्यूज़ चैनल देखते होंगे उनको पता होगा। तो संबित पात्रा जो है वो भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। आपको कम ही क्वेश्चन बताएंगे लेकिन यहाँ पर फिट करवा देंगे, यह मेरा गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के महानिदेशक कौन है? MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के जो अध्यक्ष है वह सुनील कुमार है। कौन है? सुनील कुमार है। कौन है? सुनील कुमार है। कौन है? सुनील कुमार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिसको हम लोग UGC कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका स्थापना 1956 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो याद रखिएगा UGC के वर्तमान में अध्यक्ष है जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार। कौन है? जगदीश कुमार। UGC का अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन है? तो गति शक्ति जो होता है वो रेलवे से संबंधित होता है, गति शक्ति। ठीक है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जो है वो वर्तमान में भारत के जो रेल मंत्री है वही उनके कुलाधिपति होते हैं, अर्थात अश्विनी वैष्णव। कौन है? अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। आगे बढ़ना है।
अगला सवाल बताना है एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन है। तो आपको याद रखना है कि दिनेश नाम का जो लड़का है, दिनेश नाम का जो लड़का है वह एनसीईआरटी पढ़ता है। क्या पढ़ता है? एनसीईआरटी पढ़ता है। यानी एनसीईआरटी के जो अध्यक्ष हैं वह दिनेश करके जिस ऑप्शन में रहेगा आप मार दीजिएगा। तो एनसीईआरटी के महानिदेशक कौन है? दिनेश। कौन है? दिनेश। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 15 भी करंट अफेयर्स हम डेली अगर इस तरह से बता देंगे ना तो एग्जाम तक में बहुत करंट अफेयर्स हो जाएगा। हम लोग देखिए हमको पता है कि हम क्लास थोड़ा गैपिंग किए, हमें बहुत दुख हो रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा अपना भी आगे का एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं थोड़ा सा, और ड्यूटी भी रहता है तो हमको समय कम मिल पाता है, तो लास्ट में हमको क्लास ऑफ करना पड़ जाता है। ठीक है, इसके लिए तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको जितना कंटेंट दे रहे हैं आप याद रखिए, आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है। तो राहुल। सीबीएसई, आपको दो चीज याद रखना है, एनसीईआरटी किताब दिनेश पढ़ रहा है। कौन पढ़ता है? दिनेश। दिनेश जो है वह एनसीईआरटी किताब पढ़ता है। दिनेश जो है वह एनसीईआरटी किताब पढ़ता है और सीबीएसई बोर्ड में राहुल पढ़ता है। सीबीएसई बोर्ड में कौन पढ़ता है? राहुल पढ़ता है, याद रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड में कौन पढ़ता है? राहुल पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तो साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है वह माधव कौशिक है। कौन है? माधव कौशिक। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष है शेखर सेन। कौन है? शेखर सेन। यानी संगीत स्व से संगीत स्व से सेन, स्व से संगीत स्व से शेखर, स्व से संगीत स्व से शेखर, स्व से संगीत स्व से शेखर। आगे बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी है। कौन है? उमा नंदूरी। कौन है? उमा नंदूरी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? प्रेस रावल। आप लोग को पहले से भी पता होगा यह सवाल। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस रावल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष है आर माधवन। कौन है? आर माधवन। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन। आगे बढ़ते हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी, आप लोग देखते होंगे बच्चा में रेडियो जब सुनते होंगे तो रेडियो में बोलता होगा हम आकाशवाणी फलना से बोल रहे हैं, आप यहाँ का मौसम बहुत खराब होने वाला है। आप ऐसा सुनते होंगे? नहीं सुनते होंगे? ऐसा सुनते होंगे। बस हो गया मेरा काम। तो याद रखिएगा आकाशवाणी के जो महानिदेशक है वह मौसम करके जिस ऑप्शन में आएगा आप मार दीजिएगा। याद रखिएगा आकाशवाणी के जो महानिदेशक है वह मौसमी चक्रवर्ती है। यानी मौसम का जो चक्कर होता है उसी को हम लोग आकाशवाणी में सुनते हैं। किस में सुनते हैं? आकाशवाणी में सुनते हैं, याद रखिएगा। यानी आकाशवाणी के जो महानिदेशक है वह मौसमी चक्रवर्ती है। कौन है? मौसमी चक्रवर्ती है। कौन है? मौसमी चक्रवर्ती, याद रखिएगा। कौन है? मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी के। और राहुल नाम का व्यक्ति सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है और दिनेश नाम का लड़का एनसीईआरटी बुक पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीटीआई। क्या कहते हैं? पीटीआई। यानी भारत का समाचार पत्र पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, याद रखिएगा। इसके महानिदेशक शांता कुमार है। यानी प्रेस, प्रेस मतलब बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का ए आप लोग जानते होंगे कि प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 के ए में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के ए में जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह आपको शांत रहने का भी अधिकार देता है। अगर अनुच्छेद 19 का ए आपको बोलने का अधिकार देता है तो अनुच्छेद 19 का ए का फर्स्ट जो है कि आपको शांत रहने का भी अधिकार देता है, याद रखिएगा। इन्हें कि हर जगह हम बोलते रहे बोलने का अधिकार है। तो याद रखिएगा कि भारत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई, जिसका स्थापना याद रखिएगा 1964 में हुआ था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। सॉरी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1947 में हुआ है, 1947 में स्थापना हुआ है। यूटीआई का स्थापना 1964 में हुआ है, पीटीआई का स्थापना 1947 में हुआ है। और याद रखिएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वह शांता है, यानी प्रेस में हम लोग शांत भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 10वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष है वह आपके ए.के. मोहंती है। कौन है? ए.के. मोहंती है। परमाणु ऊर्जा आयोग जिसका स्थापना 1900 कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 1948 में हुआ है। कब हुआ है? 1948 में हुआ है परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष है दिनेश कुमार शुक्ला। कौन है? दिनेश कुमार शुक्ला। अगर पूछेगा
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष है वह ए.के. मोहंती है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ए.के. मोहंती। और परमाणु ऊर्जा नियामक लग जाएगा तो दिनेश कुमार शुक्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिनेश कुमार शुक्ला। आगे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भ से भाभा, भ से भसीन, भ से भाभा, भ से भसीन, भ से भाभा, भ से भसीन, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको इंग्लिश में बार्क कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका स्थापना 1954 में मुंबई के ट्राम्बे में हुआ था, याद रखिएगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष भ से ही भसीन है, विवेक भसीन। आगे बताना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में माननीय उन्नी कृष्णन नैयर है। कौन है? उन्नी कृष्णन नैयर। कौन है? उन्नी कृष्णन नैयर। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग अब साइंस पे चलते हैं। अगला सवाल बताना है कि किस प्रकार के नेत्र में हुए दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है? तो लेंस में सबसे पहले आंख में विभिन्न प्रकार का लगभग 4 बीमारी देखने के लिए मिलता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता, और आपका कौन हो गया? तो याद रखिएगा आपका जो है कि एक अबिंदुकता हो गया, उसके बाद फिर आपका जरा दूरदर्शिता हो गया। तो ये 4 प्रकार का बीमारी सामान्यतः आंख में होती है, जिसमें से निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, वहीं आपका दूर दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई घट जाती है। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, वहीं निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। जब लेंस की फोकस दूरी घट गया तो इसका मतलब नज़दीक का चीज़ दिखेगा। तो याद रखिएगा, जौन सा बीमारी होता है वही वाला चीज़ दिखता है। जैसे निकट दृष्टि दोष हुआ है तो निकट वाला चीज़ ही दिखेगा, तो इसका मतलब निकट वाला में फोकस दूरी क्या हो जाता है? घट जाता है। और दूर दृष्टि दोष में दूर का चीज़ दिखता है, तो इसका मतलब दूर दृष्टि दोष में दूर का आपका फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। याद रखिएगा। वहीं आपका निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। वहीं आपको ये चारों बीमारी में से बता दें कि चारों बीमारी को दूर करने के लिए 4 प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के लेंस में से आप लोग को बता दें कि निकट दृष्टि, आपको ट्रिक दिए थे, नी देऊ जवा अबे, नी देऊ जवा अबे। नी से निकट दृष्टि दोष, अ से उत्तल, समझ में आ गया? नी देऊ जवाबे, नी से निकट दृष्टि दोष, सॉरी, नी से निकट दृष्टि दोष, अ से अवतल लेंस, देऊ दूर दृष्टि दोष से उत्तल लेंस, जबा जो बुआ का जबा, यानी जो से जरा दूरदर्शिता, बा से हो गया बाइफोकल लेंस। क्या हो गया? बाइफोकल लेंस। वहीं आपका हो गया अबिंदुकता लास्ट में। अबिंदुकता मतलब अबे, यानी अ बोए का अबे, यानी अबिंदुकता को दूर करते हैं बेलनाकार लेंस से। किस लेंस से? बेलनाकार लेंस से। याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नाम के पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? तो याद रखिएगा, क्यूरी में। किस में मापा जाता है? क्यूरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? क्यूरी में। याद रखिएगा। और रेडियोधर्मी पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के किरण उत्सर्जित करती है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो मुख्यतः 3 प्रकार के किरण उत्सर्जित करती है, उसमें से अल्फा, बीटा, गामा। और अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों किरण की उत्पत्ति नाभिक से होती है। किससे होती है? नाभिक से होती है। और अल्फा पर जो आवेश होता है वह कैसा रहता है? तो वह प्लस रहता है। अल्फा पर आवेश कैसा रहता है? प्लस रहता है। बीटा पर आवेश कैसा रहता है? निगेटिव रहता है। और फिर गामा पर आवेश कैसा होता है? आवेशहीन होता है। तो आपको जुगाड़ हम देते हैं, बार बार फिर से आज जुगाड़ दे रहे हैं। अल्फा, आप लोग देखते होंगे अल्फा का एगो ऑटो आता है। आप लोग कहीं यात्रा करते होंगे, घर वगैरह जाते होंगे, तो आप ट्रेन से उतर के ऑटो पकड़ते होंगे, तो ऑटो देखते होंगे को छोटा साइज का रहता है अल्फा का। एगो आदमी आगे बैठाया और 3 गो आदमी बीच में बैठाता है, बस एकदम उड़ले चल जाता है, एकदम पूरा स्पीड में चल जाता है, एकदम पता नहीं चलता है, तुरंत पहुंचा देगा आपको घर, एकदम पूरा एकदम उड़ले सनसनीली। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि अल्फा जो रहता है वह हमेशा अपने पावर को प्लस में रखता है। किस में रखता है? प्लस में। याद रखिएगा। वहीं आप अगर वो विक्रम सबका जो ऑटो आता है, फड़ 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 आवाज़ करता है, लोग बैठने भी नहीं चाहता है उस पर, पीछे भी 4 गो लोडिंग करेगा, बीच में भी 4 गो 3 गो आगे करेगा, हो सके तो 2-4 गो ऊपर भी बैठा लेता है। तो याद रखिएगा कि ये सब जो रहता है
इस सब पे आदमी बैठना नहीं चाहता है। लेकिन कौन ऑटो पे बैठना चाहता है? तो अल्फा वाला पे बैठना चाहता है। किस पे बैठना चाहता है? अल्फा वाला पे। तो याद रखिएगा, क्योंकि वह हमेशा स्पीड में चलता है, अपने दूरी को हमेशा प्लस में रखता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, अल्फा नाम का जो किरण होता है उस पे आवेश प्लस रहता है। कैसे रहता है? प्लस रहता है। वहीं बीटा, बीटा मतलब बेटा, बीटा मतलब बेटा। अगर आप बेटा पे ध्यान नहीं दीजिएगा अच्छा से तो वो आपका माइनस में चल जाएगा। बेटा किस में चल जाएगा? माइनस में। यानी बेटा माइनस में, बीटा माइनस में। बीटा किरण किस में रहता है? माइनस में। जब अल्फा प्लस हो गया, बीटा माइनस हो गया, तो बेचारा गामा जो बचा वो हमेशा गम में रहता है। किस में रहता है? गम में। ना तो उस पर प्लस रहता है ना तो माइनस रहता है, वह आवेशहीन रहता है। कैसा रहता है? आवेशहीन रहता है। राइट। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वहीं अगर हम बात करते हैं कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट। अब देखिए, बहुत आप हार्ड क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। वहाँ बिहार बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ उसमें अधिकतर सवाल आपको इजी पूछ दिया। अब इजी पूछ दिया इसका मतलब बहुत सा बच्चा क्या करता है कि खाली भारी पढ़ने के चक्कर में रहता है, पूरा एकदम एनसीईआरटी अंदर से पढ़ने में। तो वो भी आप पढ़िए, लेकिन आपको इजी प्रश्न जितना है जो कि हमेशा आपका चलेबुल क्वेश्चन रहता है, चलायमान क्वेश्चन रहता है, जो रनिंग में क्वेश्चन रहता है, उसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम में 60% सवाल जो रहता है वह एकदम रनिंग सवाल रहता है। रनिंग सवाल रहता है। चाहे आप दरोगा मेंस में बैठिए या सीजीएल के मेंस में बैठिए या कोनो एग्जाम में बैठिए, एनटीपीसी रहे या कोई भी कंपटीशन रहे, उसमें 60% सवाल बनने लायक बनता है। औसत लड़का जो पढ़ता है उससे बनने लायक सवाल रहता है। और अगर आप वो सवाल अगर गलत कर देते हैं 2-4 पीस, तो समझिए आप बाउंड्री लाइन के बाहर से आप फेंका जाइएगा। तो इसीलिए आप मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ऐसा नहीं सिर्फ हार्ड पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है इजी क्वेश्चन में एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि 100 में 100% लड़का से जब आप पूछिएगा एग्जाम से, जब बाहर निकलेगा टैलेंट से टैलेंट बच्चा, तो बोलेगा अरे यार एक इजी क्वेश्चन हम गलती कर दे यार, ये जो है कि नहीं होना चाहिए। तो आखिर आप इजी क्वेश्चन क्यों गलती कर रहे हैं? उस पर आप बार बार उसको पढ़िए। उसको बार बार पढ़ने से क्या होगा? आपका वो माइंड में हमेशा जो है कि सेटअप रहेगा। अब हार्ड खूब पढ़ रहे हैं, इजी पढ़िए नहीं रहे हैं, खूब जो है कि हार्ड पढ़ के फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पास्कल किसका सही मात्रक होता है? दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक बायोट होता है। वहीं 1 एम्पियर बराबर 10 बायोट। 1 एम्पियर बराबर 10 बायोट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? तो उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। क्या होती है? अश्व शक्ति होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है। याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं हम लोग शक्ति का एसआई मात्रक वाट। वहीं बात करते हैं जूल किसका एसआई मात्रक होता है? तो जूल जो है वह 2 राशि का एसआई मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। वहीं वाट, किलोवाट, मेगावाट ये सब किसका एसआई मात्रक है? शक्ति का। किसका सही मात्रक है? शक्ति का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। वहीं शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ थोड़ा घुमा देता है। वहीं आपका तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम है? तो 45 डेसिबल। कितना डेसिबल? 45 डेसिबल। याद रखिएगा। कितना डेसिबल? 45 डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। वहीं लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, अर्थात P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। P बराबर 1/f। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और एक और होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 यानी फोकस दूरी जो होती है वह त्रिज्या की आधी होती है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि के माप की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि के माप की इकाई डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है। लेकिन ध्वनि के प्रबलता का जो स्तर व्यक्त करते हैं वो किसमें? याद रखिएगा, फोन संख्या में। ध्वनि के प्रबलता का स्तर किसमें व्यक्त करते हैं? तो याद रखिएगा, फोन संख्या में। वहीं आपका डेसिबल जो एसआई मात्रक होता है वह आपका ध्वनि का होता है। किसका होता है? ध्वनि का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
अगला सवाल बताइएगा, प्रतिबल बराबर सूत्र क्या होता है? तो प्रतिबल बराबर सूत्र होता है, प्रतिबल को आपको दाब समझ लेना है। क्या समझना है? दाब। प्रतिबल का मतलब आपको दाब समझ लेना है, और प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। यानी याद रखिएगा, प्रतिबल यानी दाब, यानी थ्रस्ट भी इसको बोल सकते हैं, और थ्रस्ट बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, और शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। वहीं सिर्फ अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा तो चुंबक फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। वहीं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। वहीं आपका प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन क्षमता का भी कोई मात्रक नहीं होता है। आपका जो अपेक्षित घनत्व का भी कोई मात्रक नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो याद रखिएगा, उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। और इसी वर्णक के उपस्थिति के कारण पेड़ पौधे प्रकाश में की उपस्थिति या क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है कि खाना बनाने या भोजन बनाने का काम करते हैं, और इसलिए पादप का जो आपका भोजन बनाने का जो स्थान कहलाता है, या उसका जो कोशिका घर कहलाता है, वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। पादप का कौन सा कोशिका रसोई घर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल याद रखिएगा। वहीं प्रकाश संश्लेषण का इकाई मेल्विन केल्विन होता है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होता है? मेल्विन केल्विन होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। याद रखिएगा, किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो हमारे शरीर में जो नलिकाओं की भित्तियों का जो निर्माण करता है वह उपकला ऊतक करता है। कौन करता है? उपकला ऊतक करता है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंग क्यों माना जाता है? यह सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एक विचित्र अंग के नाम से क्यों जानते हैं? तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे शरीर के जो कोशिका शक्ति गृह, यानी जहां पर हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है हमारे शरीर में, जहां पर एटीपी वगैरह टूटता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और हिंदी में उसको सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका कहते हैं, और इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर में कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी पावर हाउस ऑफ सेल जो कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर में सबसे विचित्र अंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए दोनों मिलता है। राइबोसोम और डीएनए दोनों मिलता है। वहीं राइबोसोम की फैक्ट्री जो कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहते हैं वो राइबोसोम को कहते हैं। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। याद रखिएगा। तो डेली हम लगभग 30-40 सवाल साइंस से करेंगे, 30-40 सवाल करंट अफेयर से करेंगे। उसके बाद फिर जो है कि हम लोग चल जाएंगे जो है कि स्पीडी का लगभग जो ये जो स्पीडी है इसको भी हम लोग सोचे हैं हम इसको डेली 5 पेज पढ़ते हैं, खुद अपने से 5 पेज पढ़ते हैं। और इसमें से जो टॉप सवाल है जो कि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं जिस सवाल में, उससे हम लगभग 20-25 सवाल का घेर देते हैं, फिर आपको हम शेयर करेंगे। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मेरे साथ आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, जो कि थोड़ा सा हाईलाइट सवाल है जिसमें कि आदमी फंस सकता है। बताइएगा, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो सुपर कंप्यूटर के जो आविष्कारक है वो J.N. वाइन टेस्ले। सुपर कंप्यूटर टेस्ले। याद रखिएगा, एक टेस्ला नाम का व्यक्ति है या टेस्ला नाम का कंपनी है। टेस्ला नाम का कंपनी अमेरिका का, याद रखिएगा।
वह टेस्ला नाम का कंपनी जो है वह सुपर कंप्यूटर बनाती है। याद रखिएगा, क्या बनाती है? सुपर कंप्यूटर। यानी सुपर कंप्यूटर का जो आविष्कारक था वह याद रखिएगा टेस्ले था। कौन था? टेस्ले था। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कर्नल इनील एम कालिन बनी है। अंतरिक्ष यान का संचालन करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो कालिन बनी है। आगे बढ़ते हैं। टीटीकाका झील कहाँ है? तो टीटीकाका झील जो है वह दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ में है? दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका जो है वह आपका क्षेत्रफल के अनुसार कितना बड़ा महाद्वीप है। अब हम लोग स्टैटिक और जीके पे आ गए हैं, साइंस और करंट अफेयर्स को खत्म कर दिए हैं। तो आप लोग को बता दें कुल महाद्वीप की संख्या 7 है। कुल महाद्वीप में 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। वहीं आपका बात करते हैं क्रम बाय क्रम की कौन बड़ा है। सबसे पहले एशिया होगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर 5वां नंबर का कौन होगा? 5वां नंबर का आपका कौन हो गया? तो याद रखिएगा 5वां नंबर का अंटार्कटिका हो गया और 6ठा नंबर का यूरोप हो गया और 7वां नंबर का ऑस्ट्रेलिया हो गया। 7वां नंबर का कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। वहीं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप जो कहते हैं अंटार्कटिका को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो सब आदमी जानता है 2005, लेकिन ना, याद रखिएगा 2 सवाल आता है। अगर सवाल पूछेगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ और सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो दोनों के लिए ईस्वी 2005 आता है। लेकिन आपको डेट जब पूछेगा दोनों में लगा के तो आप कन्फ्यूज कर जाइएगा, आप नहीं मार पाइएगा। आप मेरा बात ध्यान में रखिएगा, आप मार दीजिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ वह प से पारित 15 जून यानी 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ और सूचना का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ याद रखिएगा वह 12 अक्टूबर 2005। ये दोनों सवाल 1 नंबर का VVI है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है प्रथम विश्व कप जो फुटबॉल का खेला गया था ये दुनिया जानती है 1930 में खेला गया था उरुग्वे में। और उरुग्वे ही विश्व का पहला देश बना है। उरुग्वे ही विश्व का पहला देश बना है जिन्होंने क्या जीता था? पहला फुटबॉल विश्व कप। पहला फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश जो बना है वह उरुग्वे बना है। और कब जीता है? 1930 में। लेकिन सवाल पूछेगा किस स्टेडियम में हो रहा था? तो मोंटेविडियो स्टेडियम में। तो मोंटेविडियो भाई कहाँ है? तो मोंटेविडियो जो है वह उरुग्वे में का राजधानी है। तो याद रखिएगा विश्व का पहला फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था वह उरुग्वे में हुआ था और वही देश पहला जीत लिया। तो उरुग्वे की राजधानी जो मोंटेविडियो है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, याद रखिएगा उसी में खेला जा रहा था पहला फुटबॉल विश्व कप और वो जीत लिया कौन? तो खुद उरुग्वे। किसको हरा के? अर्जेंटीना को हरा के। किसको हरा के? अर्जेंटीना को हरा के, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइएगा हुमायूं की माता का नाम क्या था? हुमायूं की माता कहने का मतलब है कि बाबर की पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा इनका नाम था माहम सुल्ताना। क्या नाम था? माहम सुल्ताना। याद रखिएगा माहम सुल्ताना। हुमायूं की माता का क्या नाम था? माहम सुल्ताना। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के माता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा जगत गोसाई। क्या नाम था? जगत गोसाई। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ब्रह्म समाज के बारे में 3 सवाल आता है। सबसे पहले ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया जो कि एकेश्वरवाद था, ये सब जानती है। लेकिन वहीं अगर सवाल को टफ करना रहेगा एग्जामिनर को तो पूछेगा आदि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया है? वहीं आपका भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया है? तो यहाँ पर आपका राजा राम मोहन राय आंसर गलत हो जाएगा। अगर सवाल पूछे ब्रह्म समाज का स्थापना, सिर्फ अगर ब्रह्म समाज पूछे तो राजा राम मोहन राय लगाइएगा। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज तो ये दोनों के लिए आंसर अलग आता है। तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज जो एकेश्वरवाद था इसका स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। लेकिन आगे चलकर यह 2 भाग में विभाजित हुआ 1865 में। कब विभाजित हुआ? 1865 में यह 2 भाग में विभाजित हुआ। एक का नाम भारतीय ब्रह्म समाज पड़ा और एक का नाम आदि
ब्रह्म समाज पड़ा। तो भैया आदि ब्रह्म समाज के अगर हम याद रख लेते हैं तो एक ठो ऑप्शन मेरा इससे छटा जाएगा। तो ओ से आदि याद रखिएगा, और फिर आपका जो है कि ओ से से का द्वर्षिका आदि हो गया। तो आदि में दो आ रहा है, आदि में क्या आ रहा है? दो, और उस दो से देवेंद्रनाथ टैगोर बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि दो से देवेंद्र, और आदि में दो आ रहा है, यानी आदि वाला में देवेंद्र मारिएगा। और जो भारतीय ब्रह्म समाज हुआ इसका स्थापना केशव चंद्र सेन, क्या मारिएगा? केशव चंद्र सेन। क्या मारिएगा? केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज। तो अब आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर पूछेगा ब्रह्म समाज तो 1828 में राजा राम मोहन राय, लेकिन पूछेगा भारतीय ब्रह्म समाज तो केशव चंद्र सेन, कब? 1865 में। वहीं पूछेगा आदि ब्रह्म समाज तो आदि में दो आ रहा है, दो से देवेंद्रनाथ टैगोर निकाल लीजिएगा 1865 में। कब निकालिएगा? 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, महासागरीय जल का तापमान कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच होता है? तो महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन वहीं अगर पूछेगा कि पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 डिग्री। वहीं हमारे पृथ्वी पर या भारत का जो औसत वर्षा होता है वह 110 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि फासिज्मवाद का उदय किस देश में हुआ है? तो फासिज्मवाद का जो उदय हुआ है वह इटली में हुआ है। कहाँ में हुआ है? इटली में। और इटली में किसके द्वारा? तो भैया याद रखिएगा मुसोलिनी के द्वारा। और मुसोलिनी का खुद जन्म हुआ है 1883 में। मुसोलिनी का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। कहाँ में हुआ था? तो इटली का ही एक जगह रोमांगना पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रोमांगना पड़ता है। आप लोग याद रखिएगा रोमांगना, रोमांगना नामक जगह पर उनका जो है कि जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें किसकी हत्या की गई थी? तो सबसे पहले लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था वह किसकी हत्या के विरोध में? तो याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र केस जो बना था वह जॉर्ज सॉन्डर्स की हत्या में। किसमें बना था? जॉर्ज सॉन्डर्स। और इससे संबंधित जो व्यक्ति था कौन था? याद रखिएगा HSRA के सदस्य था। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य के द्वारा याद रखिएगा जॉर्ज सॉन्डर्स की हत्या हुआ था। और उसी में जो है कि लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। और उसी के में जो HSRA के सदस्य को जो जेल हुआ था उसकी के विरोध में जो है कि कौन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे भूखे? तो याद रखिएगा जतिन दास। जतिन दास का नाम सुने होंगे। तो जतिन दास जो थे वह 64 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अर्थात भूख हड़ताल पर जतिन दास 64 दिन तक भूख हड़ताल रहे और अंततः उनका निधन हो गया, याद रखिएगा। और 64 दिन तक जो रहे थे जतिन दास रहे थे लाहौर षड्यंत्र केस के HSRA सदस्य को छुड़वाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ है? तो काकोरी षड्यंत्र केस याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को। काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ है 9 अगस्त 1925 को हुआ है। और इसमें 4 व्यक्ति का संबंध था। कितने व्यक्ति का? 4 व्यक्ति का संबंध था, जिसमें ट्रेन वगैरह संबंधित था। गोरखपुर में आप लोग को जैसा पता है तो याद रखें। और इसी का नाम योगी जी ने हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन कांड हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो इससे संबंधित 4 व्यक्ति थे। 4 व्यक्ति में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो इनका था वो था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल याद रखिएगा। वहीं अशफाक उल्लाह खां याद रखिएगा। वहीं राजेंद्र लाहिरी याद रखिएगा। और रोशन सिंह। ये 4 व्यक्ति का संबंध जो था वो काकोरी षड्यंत्र केस से था। वहीं अगर बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस, तो दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में हुआ था। और 1912 में आप लोग को पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन में भी आपको 3 डेट हम बार बार बताते हैं कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था वो डेट सहित पूछता है एग्जाम में। तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ। और बंगाल विभाजन जो आपका कर दिया गया याद रखिएगा वो कब? तो बंगाल विभाजन यह प्रभावी कब से हो गया? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 से। और बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? आप लोग को पता है
वो आपका अगस्त 1905 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया, तो बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में किया गया लॉर्ड हार्डिंग दूत के काल में। और उसके बाद जो है कि 1912 में जो है कि आपका 1911 में और 12 में दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था। किस लिए? तो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था और इसके सबसे मुख्य सूत्रधार जो थे वो रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस। तो याद रखिएगा, सवाल पूछेगा दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस सबसे पहले कब हुआ है? तो 1912 में। किस लिए हुआ है? तो लॉर्ड हार्डिंग दूत के ऊपर बम फेंक दिया गया। इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। और जब रास बिहारी बोस ने इस घटना को अंजाम देके भागने लगे तो वह भाग के जापान चल गए। कहां चल गए? जापान। तो याद रखिएगा, अगर सवाल पूछेगा कि दिल्ली षड्यंत्र केस के मुख्य सूत्रधार रास बिहारी बोस 1912 में भागकर कहां चल गए? जापान चल गए। और इससे संबंधित 4 व्यक्ति को फांसी का सजा हुआ, जिसमें से पहला व्यक्ति अमीर चंद्र हुआ, दूसरा व्यक्ति अवध बिहारी हुआ, तीसरा व्यक्ति बाल मुकुंद हुआ और चौथा व्यक्ति बसंत विश्वास हुआ। ये 4 व्यक्ति को फांसी की सजा दिया गया। कौन से केस में? तो दिल्ली षड्यंत्र केस में। आगे बढ़ते हैं। किस व्यक्ति या किस महापुरुष के निधन पर कहा था, किस व्यक्ति के देहावसान या निधन पर कहा था महात्मा गांधी ने कि मेरा सबसे मजबूत बचाव करने वाला जो व्यक्ति था वह चला गया? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक का जब निधन हुआ था तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के निधन पर ही कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव करने वाला व्यक्ति चल गया। और इसका निधन जानते हैं कब हुआ है? तो जिस दिन महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया था, जिस दिन महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का शुरुआत करवाया गया था, अर्थात 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के क्रम में याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक हम लोग को छोड़ के चले गए। और इन्हीं के जाने के उपलक्ष्य में जो है कि महात्मा गांधी का कथन था मेरा सबसे मजबूत बचाव करने वाला व्यक्ति चला गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। इसमें उनका साथ किस भारतीय नेता ने दिया था? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर जो थे वे हमेशा महात्मा गांधी के विरोध में ही काम करते थे। इसी कारण भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जब महात्मा गांधी ने 1942 में ग्वालियर टैंक मुंबई से किया था तो उसमें भी महात्मा गांधी ने का विरोध करने वाला व्यक्ति जो था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, एक सवाल आया था कि सुभाष चंद्र बोस, बीपीएससी इस बार जो एग्जाम हुआ कल परसों बीपीएससी ट्री 3.0 का, तो याद रखिएगा उसमें एक सवाल आया था कि सुभाष चंद्र बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब बने थे? ऑप्शन में 1938 भी था, 1939 भी था और भी कुछ ऑप्शन था। और एक और ऑप्शन जो रहता है बीपीएससी का, इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक जो है कि आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको हम बताएं कि पहली बार सुभाष चंद्र बोस 1938 में बने थे और 1938 के बनने के बाद जो है कि 1939 में भी बने थे। आप लोग को हम बताएं तो आराम से आप मार दीजिएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पहली बार भारत में प्रांत चुनाव कब हुआ था? तो पहली बार भारत में जो प्रांत चुनाव हुआ था याद रखिएगा वह 1937 में हुआ था। और 1937 में जो प्रांत चुनाव हुआ था कुल 11 जगह से, कितने जगह से? कुल 11 जगह से प्रांत चुनाव हुआ था। और 11 जगह में से 8 प्रांत में, कुल 11 प्रांत में पहली बार प्रांत चुनाव जो हुआ था वह 1937 में हुआ था, लॉर्ड विलिंगटन के काल में हुआ था। यह भी सवाल आता है, ठीक है। लेकिन यह जो हुआ था कितने प्रांत में? 11 प्रांत में। 11 प्रांत में से 8 प्रांत में कांग्रेस ने अपना सरकार बनाए और 8 प्रांत में से याद रखिएगा 5 प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला और 3 प्रांत में जो है कि कांग्रेस सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभर कर आया। तो याद रखिएगा कुल 8 जगह में से आपको जो 5 पूर्ण बहुमत मिला था उसमें से बता देते हैं संयुक्त प्रांत अर्थात
अर्थात उत्तर प्रदेश का इलाका, मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश का इलाका, वहीं तीसरा नंबर मद्रास हो गया और चौथा बिहार हो गया, पांचवा उड़ीसा। ये 5 ऐसे प्रांत थे जहां पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1937 में हुए प्रांत चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार भी बनाएगा, लेकिन 3 गो जगह और सरकार बनाएगी, लेकिन वहां पर सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरा, सबसे अधिक बहुमत नहीं आया लेकिन सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरा। तो वो 3 कौन थे? तो असम था, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था और मुंबई था। तो कुल 8 प्रांत में सरकार बनाया था भारत राष्ट्र कांग्रेस ने 1937 में हुए प्रांत चुनाव में। लेकिन कुल कितने जगह चुनाव हुआ था? तो कुल 11 जगह चुनाव हुआ था। कितने जगह चुनाव हुआ था? कुल 11 जगह चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ नृत्य से संबंधित सवाल कर लेते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो बताइएगा, आप लोग बताइएगा, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो आपको कितना बार हम बताएं कि छऊ का 3 प्रकार का शैली है। कितने प्रकार का? छऊ नृत्य जो है, जो कि उड़ीसा झारखंड में चलता है, छऊ लोक नृत्य, यह 3 प्रकार की शैलियां हैं। कितने प्रकार का? 3, जिसमें से राउडू केला वगैरह बताए थे, आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं अगला सवाल कि कलासम भारत के निम्न में से किस शास्त्र नृत्य की एक अनुक्रम है? तो कलासम नृत्य जो है वह कथकली का है। किसका है? कलासम जो एक स्टेज होता है कलासम नाम का, वो कथकली का होता है। तो क से कथकली और 4 अक्षर का कथकली, और क से कलासम, याद रखिएगा 4 अक्षर का कलासम। तो कलासम जो एक आपका कला होता है वह आपका कथकली शास्त्र नृत्य से है। और कथकली कहाँ चलती है? तो केरल में चलती है। कथकली कहाँ चलती है? केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मोहिनीअट्टम भी केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, रायगढ़ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रायगढ़ घराना जो है वह आपका उत्तर भारत अर्थात कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, याद रखिएगा। और कथक जो है वह हिंदुस्तानी शैली से संबंधित है। दक्षिण भारत में याद रखिएगा आपका कर्नाटक शैली यह है। और फिर आपका उत्तर भारत में कौन सा शैली है? तो उत्तर भारत में जो है वह आपका हिंदुस्तानी शैली है। कौन सा शैली है? हिंदुस्तानी शैली। आगे बढ़ते हैं। थबल चोंगवा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सब सवाल जितना पूछ रहे हैं एग्जाम का आया हुआ प्रीवियस सवाल है, जो एसएससी का आया हुआ सवाल है। तो जैसे आपको ये सवाल पूछ रहे हैं थबल चोंगवा, तो थबल चोंगवा एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो ये हो सकता है आपको रेलवे में पूछ दे, या बिहार के अंदर कोई एग्जाम में पूछ दे, या यूपी में कोई एग्जाम में पूछ दे, या दोबारा एसएससी में ही पूछ दे। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि इस पर कंट्रोल रखें। तो याद रखिएगा, थबल चोंगवा कहाँ का है? तो मणिपुर का है। थबल चोंगवा कहाँ का है? मणिपुर का। थबल चोंगवा कहाँ का है? मणिपुर का। लेकिन अगर चोंग पूछेगा, चोंग नाम का लोक नृत्य किस राज्य में? नागालैंड में। चोंग नाम का लोक नृत्य किस राज्य में? नागालैंड में। लेकिन थबल चोंगवा पूछेगा तो मारिएगा मणिपुर। क्या मारिएगा? मणिपुर। वही लाई हरोबा भी पूछेगा तो मारिएगा मणिपुर। लाई हरोबा भी कहाँ का है? मणिपुर का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, अलारप्पू नृत्य किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? तो अलारप्पू जो है वह भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। अलारप्पू किससे संबंधित है? भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम जो है वह भारत का सबसे पुराना शास्त्र नृत्य है। और यह कहाँ में चलता है? यह तमिलनाडु में चलता है। और भरतनाट्यम का पुराना नाम सदीर है। क्या नाम है? सदीर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, दसकठिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो दसकठिया नृत्य जो है वह उड़ीसा में प्रचलित है। कहाँ में प्रचलित है? उड़ीसा में प्रचलित है। दसकठिया नृत्य कहाँ प्रचलित है? उड़ीसा में। और तिनकठिया प्रणाली कहाँ था? तो नील विद्रोह बिहार के अंदर में तिनकठिया प्रणाली 1917 में उसी को खत्म किए थे महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जात्रा जो है वह उड़ीसा का है। जात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। और गई जात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गई जात्रा महोत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा, गई जात्रा महोत्सव नेपाल में। गई जात्रा महोत्सव नेपाल में। और सिर्फ जात्रा पूछेगा तो उड़ीसा बंगाल मार दीजिएगा। सिर्फ जात्रा पूछेगा तो उड़ीसा बंगाल। वही मेद्राम जात्रा महोत्सव पूछेगा तेलंगाना मारिएगा। मेद्राम जात्रा महोत्सव पूछेगा तो कहाँ मारिएगा? तेलंगाना मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताए, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य में है? पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र में। पोवाड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र
का, तमाशा भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का, लावनी भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का, मौनी भी कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ये सब याद रखिएगा। वहीं तमाशा नृत्य को महाराष्ट्र में जो विकसित करने का श्रेय जाता है वह वंशीधर भट्ट को जाता है। किसको जाता है, वंशीधर भट्ट को। और भारत के अंदर में जो शास्त्र नृत्य विकसित करने का श्रेय जाता है वह शंकर देव को जाता है। किसको जाता है, शंकर देव को, आप लोग को पता है। वहीं भारत के अंदर में पहली बार शास्त्र नृत्य का जो प्रमाण मिलता है वो कहाँ से, तो याद रखिएगा नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में पहली बार शास्त्र नृत्य का उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। वहीं सतरिया लोक नृत्य को जो शास्त्र नृत्य का दर्जा दिया गया था वह 2000 ईस्वी में, जो कि असम में चलता है। कहाँ में चलता है, असम में चलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चंगई नृत्य किस राज्य में, तो चंगई यानी चोंग यानी नागालैंड मारिएगा, क्या मारिएगा, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आलुयट्टू उत्सव किस राज्य में, तो आलुयट्टू लोक नृत्य जो है वो नागालैंड में है। आलुयट्टू कहाँ में है, नागालैंड में। आलुयट्टू लोक नृत्य कहाँ में है, नागालैंड में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जोनपा लेक्सो एक स्वागत नृत्य है किस देश का, तो जोनपा लेक्सो जो एक स्वागत नृत्य है कहाँ का, भूटान का। कहाँ का, भूटान का, याद रखिएगा। जोनपा लेक्सो कहाँ का स्वागत नृत्य है, तो भूटान का है। कहाँ का है, भूटान का। वहीं आपको बताए थे कैंडियन, कैंडियन श्रीलंका का, आप नहीं बुलाए होंगे अभी तक, याद होगा। कैंडियन कहाँ का है, तो श्रीलंका का है। कैंडियन कहाँ का है, श्रीलंका का, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताइएगा। अगला सवाल जो बिहार एसएससी संबंधित 2-4 को राजधानी पूछते हैं, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और बिहार एसएससी में जो है कि यह सवाल पूछता है। मुद्रा भी पूछ देता है, राजधानी भी पूछता है। बताइएगा अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो अंगोला की राजधानी लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है, लुआंडा, और वहाँ की मुद्रा क्वांजा है, यानी अंगोला लुआंडा क्वांजा, अंगोला लुआंडा क्वांजा, अंगोला लुआंडा क्वांजा। वहीं अगर आपसे सवाल पूछेगा रवांडा की राजधानी कहाँ है, किगाली। रवांडा की राजधानी कहाँ है, किगाली। रवांडा की राजधानी कहाँ है, किगाली। वहीं युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। युगांडा की राजधानी कहाँ है, कंपाला। तो एक बार फिर से अंगोला लुआंडा, अंगोला लुआंडा। वहीं पूछेगा रवांडा किगाली, रवांडा किगाली, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला, युगांडा कंपाला। आगे बढ़ते हैं। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, डोडोमा, और वहाँ की मुद्रा शिलिंग है। वहाँ की मुद्रा क्या है, शिलिंग है। आगे बढ़ते हैं। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। अक्सर आपको बिहार एसएससी में 2-3 सवाल राजधानी, राजधानी या फिर राजधानी नहीं, देश की राजधानी से संबंधित पूछता है सवाल, आप याद रखिएगा। तो सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया, और सेशेल्स की मुद्रा रुपया है। सेशेल्स की मुद्रा क्या है, रुपया। और सेशेल जो है वह आपका जो है कि एक देश है, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। और याद रखिएगा कि सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, विक्टोरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है आप लोग को कि जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाका। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, और मुद्रा क्वाचा, मुद्रा क्वाचा। आगे बढ़ते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, और मुद्रा डॉलर, जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर, जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, इथोपिया की राजधानी कहाँ है, आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी कहाँ है, आदिस अबाबा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि अगर आपसे सवाल पूछेगा कि इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है, इरिट्रिया। इरिट्रिया चर्चा में रहता है देश। इरिट्रिया और इथोपिया दोनों पड़ोसी देश है, दोनों में हमेशा मारपीट होते रहता है। तो याद रखिएगा इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है, यानी आपस में मार करता है। तो याद रखिएगा इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है, अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है, अस्मारा, और इथोपिया का आदिस अबाबा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, पनामा की राजधानी कहाँ है, पनामा सिटी। पनामा की राजधानी कहाँ है, पनामा सिटी। आगे बढ़ते हैं। ओशनियाई देश टोंगा की राजधानी कहाँ है, तो टोंगा की राजधानी नुकू अलोफा है। कहाँ है, नुकू अलोफा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बताइएगा, बिहार टीचर में बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि नेपाल जो है वह किन नदियों के बीच है, तो काली और तीस्ता। नेपाल हिमालय जो है काली तीस्ता ने बताए थे। नेपाल में काती, आपको ट्रिक बताए थे। पंजाब में शीश है, कुमायूं में शक है, नेपाल में काती है, और असम में तीदी है। असम में तीदी बताए थे कि नहीं बताए थे, असम में तीदी, यानी कि तो और दो नदी आएगा, तीस्ता और दिहांग। नेपाल में 2 नदी, काती यानी काली तीस्ता, और कुमायूं में शक है, सो और को यानी सतलज काली। वहीं पंजाब में शीश है, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, याद रखिएगा। तो आपको ये सब सवाल हम बता चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत जब संसद के द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्यकारी होगा? किस संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 24वां संविधान संशोधन 1971। 24वां संविधान संशोधन 1971 राष्ट्रपति को जो है कि बाध्यकारी बनाया गया है, याद रखिएगा, सिग्नेचर करने के लिए। बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं। हकीकत अपने दिल का बात बताते हैं। जितना सवाल हम बताते हैं ना, अगर आप इतना सा याद अगर रख लीजिएगा डेली बेसिस पे, तो आपको जीके जीएस में कोई नहीं टकरा पाएगा आपसे, यह गारंटी है। भले आदमी सोचता है कि जीके जीएस याद नहीं रहेगा, अगर आप लगातार बनकर रहते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि लगातार रहने से कोई भी चीज जो है कि आपके दिमाग में सेट हो जाता है। आप जिस भी क्षेत्र में दिमाग लगाते होंगे, आप दिमाग अगर दी जान लगा के अपना पूरा 100% इफर्ट लगा के उस काम को कीजिएगा तो याद रखिएगा आपको याद होना एकदम तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते आप इतना है कि ढिला देते हैं कि ई वाला चीज पढ़ लेते हैं, ई वाला टीचर से पढ़ लेते हैं, फिर वो टीचर से पढ़ लेते हैं, ई वाला यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं ये चीज। लेकिन आप एक जगह पढ़िए, जहां भी पढ़ रहे हैं एक जगह पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा और आपका अंततः आप जो है कि सफलता पा लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आप लोग को बताना है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो संविधान का जो हिंदी संस्करण करवाने का शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। याद रखिएगा 58 संविधान संशोधन 1987 और हमारे संविधान का पहली बार हिंदी में रूपांतरण भी 1987 में हुआ है, याद रखिएगा। तो चलिए आज के मिस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको जो है कि अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।